आज हम आप लोगों को कक्षा 12 बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 9 समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां। पहले हम आप लोगों को 8 समझा चुके हैं जो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। इसके बाद है आपके जो आज हम आप लोगों को आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 4 क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9वां जो है आप लोगों का, हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन पूरा बता दिया था। अलैंगिक जनन की विशेषताएं, लाभ, हानि, उसकी कितनी विधियाँ हैं अलैंगिक जनन की, वो सारी आप लोगों को बता दी थी। इसके बाद द्विखंडन विखंडन में अंतर बता दिया था और बहुखंडन और मुकुलन में भी विखंडन और मुकुलन में भी अंतर बता दिया था। उसके बाद है आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9वां, उसमें है लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की विशेषताएं लिखिए। तो लैंगिक जनन की जो परिभाषा है हमने आप लोगों को बताया था। लैंगिक जनन क्या है? जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में 2 भाग लेते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। तो लैंगिक जनन की परिभाषा है, लैंगिक जनन में विपरीत भिन्न प्राणी 2 प्राणी भाग लेते हैं जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज मतलब जायगोट, क्योंकि नर का होता है शुक्राणु और मादा का होता है अंडाणु। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो क्या बनता है? जायगोट या युग्मनज जिसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव आगुणित नर, आगुणित मतलब होता है जो अपने मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, लेकिन 46 का जोड़ा बनाओ तो कितने होते हैं? 23। तो 23 जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणित होते हैं, लेकिन जो 46 होते हैं वो कैसे होते हैं? आगुणित। तो आगुणित नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज या जायगोट, युग्मनज हिंदी में बोलते हैं और जायगोट इंग्लिश में है, युग्मनज या जायगोट का निर्माण करते हैं जो विभाजन करके नए जीव का निर्माण करते हैं। ये है आपकी लैंगिक जनन की परिभाषा। लेकिन क्वेश्चन है अपना कि लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की 5 विशेषताएं लिखिए। तो ये होगी आप लोगों की परिभाषा। इसके बाद है आप लोगों की कि लैंगिक जनन की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो लैंगिक जनन की विशेषताएं होती हैं, सबसे पहला है जनक। जो लैंगिक जनन का पहली विशेषता होती है वो क्या होती है? जनक। लेकिन आप लोगों को पता है लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? 2। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। तो लैंगिक जनन का पहली परिभाषा यही है कि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। दूसरी है इसमें अर्धसूत्री विभाजन। तो लैंगिक जनन में कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन के कारण लैंगिक जनन में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी बनी रहती है? समान बनी रहती है, वो क्या नहीं होती? भिन्न नहीं होती है। इसके बाद है इसमें कि जो लैंगिक जनन है यह बहुत धीमी प्रक्रिया है। कैसी है? बहुत धीमी प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसके बाद चौथी जो विशेषता है अपनी लैंगिक जनन की वो है कि इसमें युग्मनज या जायगोट, युग्मनज का निर्माण होता है या क्या होता है? जायगोट का निर्माण होता है। इसके बाद 5वीं जो विशेषता है वो है निषेचन। तो लैंगिक जनन में निषेचन होता है। निषेचन कैसे होता है? अंडाणु व शुक्राणु मिल जाते हैं, मतलब 2 प्रकार के युग्मनज मिलके क्या कर देते हैं? एक नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? निषेचन। ये है आपकी 5 विशेषताएं, हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं अभी। अब है आप लोगों की लैंगिक जनन की विशेषताएं। जो लैंगिक जनन की विशेषताएं हैं वो हमने आप लोगों को अभी बताई कि लैंगिक जनन की 5 विशेषताएं। आप लोग इसी के आगे लिख देना कि लैंगिक जनन की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहली जो विशेषता है वो है अपनी क्या? जनक। जनक जो अपनी पहली लैंगिक जनन की विशेषता है जनक। तो जनक अधिकतम जंतुओं एवं पादपों, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, उसमें अधिकतम जंतुओं एवं पादपों में लैंगिक जनन के द्वारा या लैंगिक जनन द्विजनकीय, द्विजनकीय मतलब होता है 2 जनक, जिसमें नर तथा मादा, मतलब अधिकतम जंतु एवं पादपों में लैंगिक जनन कैसा होता है? द्विजनकीय होता है, जिसमें नर तथा मादा भाग लेते हैं। ये होगी आपकी पहली विशेषता। कौन सी? जनक। इसके बाद है अपनी दूसरी विशेषता। जो दूसरी विशेषता है ये है लैंगिक अंग, मतलब
जो अपने जनक होते हैं उनमें लैंगिक अंग तो पाए जाते हैं। तो लैंगिक अंग, इसमें 2 प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं, नर लैंगिक अंग तथा मादा लैंगिक अंग। मतलब नर में नर लैंगिक अंग और मादा में मादा लैंगिक अंग। तो ये हो गया आपकी दूसरी विशेषता लैंगिक अंग। अब तीसरी है अपनी निषेचन। निषेचन हमने बताई अभी आप लोगों को कि इसमें 2 प्रकार के अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अगुणित मतलब एक गुणित नहीं होते हैं, अगुणित होते हैं। जैसे एक्स वाई है तो ये कैसा है, जोड़ा है ना एक, तो अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है या संयोजन होता है, मिलते हैं ये अंडाणु व शुक्राणु। अंडाणु किस में पाए जाते हैं, मादा में या माता में, और शुक्राणु पिता में। इसके बाद है अपनी अर्धसूत्री विभाजन। तो लैंगिक जनन में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होने से ही जीवों में निश्चित गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, बनी रहती हैं। तभी अर्धसूत्री विभाजन होता है, तभी अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे 23 जोड़ी भी कहते हैं। किसी में कुछ प्रकार कई अलग पाए जाते हैं, मतलब हर जीव में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद है लैंगिक जनन, जो होती है बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। मतलब अलैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन के तरह से कैसी होती है, अति धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन थोड़ी फास्ट या तेज हो जाती है, जल्दी से हो जाता है कंप्लीट, लेकिन लैंगिक जनन कैसी होती है, धीमी प्रक्रिया होती है। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 10वां है वो है जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। हमने ये आप लोगों का एनसीईआरटी का, मतलब जो आपकी किताब है एनसीईआरटी वाली, तो उसके अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला हम समझा चुके हैं, आप लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन ये है आप लोगों का एनसीईआरटी अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 10वां, क्योंकि हम आप लोगों को पहले समझा चुके हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वो है अपना कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। लेकिन सामान्यतः जो कायिक जनन समझाया था हमने पहले, वो क्या बताया था कि वो एक अलैंगिक जनन का ही रूप है। दूसरा रूप क्या है, एक अलैंगिक जनन का ही है। इसमें अपन को लिखना है कि सामान्यतः जनन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। सामान्यतः जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। उसके बाद लिखना है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है, फिर क्यों भी है, क्यों जनन की विधि अच्छी कौन सी है, फिर बताना है कि वो क्यों है अच्छी। तो पहले लिखना है अपन को कि जनन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। उसके बाद लिखना है नीचे से कि जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन होता है। जनन की जो अच्छी विधि होती है वो कौन सी होती है, लैंगिक जनन। अब क्यों है, क्योंकि लैंगिक जनन में जो अगली पीढ़ी होती है वो कैसी होती है, 2 लोगों की, जो विपरीत लिंग वाले प्राणी होते हैं, नर और मादा। मतलब नर और मादा 2 विपरीत लिंग वाले प्राणी हैं। तो जो लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले प्राणी भाग लेते हैं, एक ही जनन वाले नहीं होते, मतलब एक ही लिंग वाले नहीं होते। जैसे अलैंगिक जनन में है तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, और उसकी जो संतान उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन की, वो कैसी होती है, अपने जनक के समान। मतलब जो जिस जनक से उत्पन्न हुई है वो कैसी होती है, उसके बिल्कुल समान होती है। समान मतलब बिल्कुल एक सी, कोई भी अंतर उसमें नहीं होता है, उतने ही गुणसूत्र होंगे, उतने ही सब कुछ होंगे, वो कैसी होती है, बिल्कुल समान। लेकिन लैंगिक जनन में, जो लैंगिक जनन है तो इसमें 2 जनक भाग लेते हैं या 2 विपरीत लिंग वाले प्राणी भाग लेते हैं, नर और मादा। तो उसमें नर और मादा के युग्मक का संलयन होता है या संयुग्मन होता है। जैसे नर का क्या होता है, शुक्राणु भाग लेता है और मादा का अंडाणु भाग लेता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो एक नए जीव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। नए प्राणी क्या होता है, जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। तो आप लोगों को पता है कि जब 2 प्राणी भाग लेते हैं तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। जीन कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन उसमें कुछ माता के लक्षण आ जाते हैं और कुछ
पिता के लक्षण आ जाते हैं। तो जो नया जीव उत्पन्न होता है वो कैसा हो जाता है, ना वो माता के समान होता है ना पिता के समान होता है, वो दोनों को मिला के होता है। मतलब कुछ लक्षण माता के हो जाते हैं और कुछ लक्षण पिता की। इसीलिए कैसी होती है एक लैंगिक विधि सही होती है, अच्छी होती है, क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन तो होता है, कुछ अलग होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन अब है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10वां कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। अभी हमने आप लोगों को समझाया कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन। सामान्यतः तो आप लोगों को लिखा हुआ है, हम आप लोगों को बोल के बता रहे हैं। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो जैसे हम आप लोगों को बोल के बता रहे हैं, आप लोग फेयर में नोट कर लेना साथ में। ठीक है, हम बोल के बता रहे हैं आप लोगों को, अगर पेपर में आता है तो सेम आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आप लोगों को लिखना है कि जीवों में जनन सामान्यतः 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है, पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। हो गया आप लोगों के 2 प्रकार के जनन। इसके बाद जो लिखना है अपन को कि जीवों में जनन के लिए लैंगिक जनन विधि को अच्छा माना जाता है। जीवों में जनन के लिए लैंगिक जनन विधि को अच्छा माना जाता है। इस विधि में विपरीत लिंग वाले 2 जनक भाग लेते हैं। इनमें नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है। युग्मकों, इसके ब्रैकेट में अपन कोष्ठक में जाइगोट भी लिख सकते हैं, क्योंकि युग्मकों को ही क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो युग्मकों का संयुग्मन, संयुग्मन मतलब होता है मिलना, संयुग्मन होता है। संयुग्मन के फलस्वरूप बने युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। युग्मनज के निर्माण के समय गुणसूत्रों की जीन संरचना में भिन्नता के कारण संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि लैंगिक जनन में जो न कुछ गुण माता के और कुछ गुण पिता के आ जाते हैं, तो संतान में कैसे होते हैं, दोनों के गुण होते हैं, इसलिए वो कैसी होती है, ना माता के समान होती है ना पिता के समान होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान ही होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, तो वो अपने उसी जनक के कैसी होती है, समान होती है। अब है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11वां, जो एनसीईआरटी की किताब जो होती है आप लोग बायोलॉजी की, उसमें अभ्यास का क्वेश्चन नंबर है 3 कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति, संतति मतलब होता है संतान, जो संतान उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन द्वारा, उसे क्लोन क्यों कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो अब क्लोन क्या है, सबसे पहले जानो कि जो क्लोन क्या है। क्लोन मतलब होता है जो बिल्कुल समान, आनुवांशिक रूप से व शारीरिक रूप से, आनुवांशिक रूप से व शारीरिक, जिसे आकारकीय भी कह सकते हैं, मतलब आकार के रूप से व आनुवांशिक रूप से अपने पिता के समान हो, अपने जनक के कैसे हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण से समझो, अपन किसी भी कागज़ की फ़ोटोकॉपी करवाते हैं ना, दुकान पे फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं, तो वो कैसे होती है, अपने मतलब कागज़, मेन कागज़ के कैसे होती है, समान, वैसे ही आती है ना, तो वो क्या है, एक क्लोन है। क्या है वो, क्लोन है। उसी प्रकार से जो अलैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होती है, जैसे मान लो गुलाब का फूल है, उसे क्या करते हैं अपन, कली निकाल के उसके तने से, पत्ती से, कहीं से भी उसे काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं, तो वो कैसी होती है, गुलाबी होता है ना। गुलाब के अलावा कोई और पौधा तो उत्पन्न होता नहीं है, तो वो कैसा है, क्लोन है। वो क्या है, गुलाब के क्या है, एक क्लोन, जिसे अपन कली कहते हैं ना, वो क्या है, क्लोन है। इसी प्रकार से जो अलैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। अब हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं यहीं पर। अब इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। फेयर में हम आप लोगों को पढ़ के सुना रहे, आप लोग फेयर में नोट करते जाना साथ में। आपका जो आंसर है, इस विधि में केवल समसूत्री विभाजन होता है। मतलब अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अतः इसके द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप, समरूप मतलब होती है बिल्कुल समान, समरूप या पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है।
अकारकीय तथा आनुवांशिक। अकारकीय मतलब आकार में, तथा आनुवांशिक, आनुवांशिक इसमें बा नहीं होता है, आनुवांशिक में छोटा बा ही आता है। आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं, अतः अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि क्लोन क्या है, मतलब क्लोन मतलब होता है पूर्ण रूप से समान, अपने पिता के पूर्ण रूप से समान क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। जो अब आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां, आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो आप लोगों का जो 12वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए परीक्षा में बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट आते ज़रूर हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे पूछे जाते हैं, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे ज़रूर जाते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों का कि कोई 6 जीवों के गुणसूत्रों की संख्या और युग्मकों मतलब होता है जोड़े के रूप में, जोड़ा की संख्या लिखिए। ठीक है, तो जैसे मतलब जीवों के गुणसूत्र, अब सबसे पहले अपना ही ले लो कि जो मनुष्य यानी कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। जोड़ी मतलब होता है कि जो x और y का जोड़ा है उसे जोड़ा कहते हैं। ठीक है, जोड़ा। और जो अलग अलग गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 46। अगर पूछ लिया कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। ठीक है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। और पूछ लिया कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23। 23 मतलब जिसमें 2 का जोड़ा आ जाए या जितने गुणसूत्र हैं उसके आधे। ठीक है, जितने भी गुणसूत्र हैं उसके आधे कितने होगा जोड़े में। और अगर जोड़ा नहीं पूछा कि सिर्फ इतना पूछा कि कितने गुणसूत्र हैं, तो 46। हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, तो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के तौर पर पूछा जाता है, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग फेयर में लिख लेना, ज़रूर नोट कर लेना, आप लोगों को अच्छे से याद करना है। ये गुणसूत्र ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले जो मनुष्य का गुणसूत्र है, मनुष्य या मानव, मानव में नर और मादा दोनों आते हैं, मनुष्य में भी नर और मादा दोनों आते हैं, क्योंकि नर में उतने ही होते हैं, मादा में उतने ही गुणसूत्र हैं। मनुष्य में गुणसूत्र 1 से होते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्र जो है वो है, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी है, 46। आप लोग भी फेयर पर लिखोगे तो ऐसे ही कॉलम बना लेना 3। पहले लिखना प्राणियों के नाम, गुणसूत्रों की संख्या, युग्मक, युग्मक मतलब जोड़े या जोड़ा, तो 3 कॉलम बना लेना। ठीक है, सबसे पहला जो लिखा हमने आप लोगों को बता रहे, अगर अच्छे से दिख भी ना रहा हो तो हम बोल के बता रहे हैं आप लोगों को कि मानव या मनुष्य, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। अगर युग्मक पूछा, जोड़ा तो पूछा कितने, आधे कर दो 46 के तो 23। युग्मक जोड़े में कितने पाए जाते हैं, 23, और मैन कितने हैं, 46। इसके बाद है मक्खी। मक्खी में कितने गुणसूत्र हैं, 12, और जोड़े में कितने हुए इसके आधे, 6। इसके बाद जो अपना है चूहा, चूहा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 42 गुणसूत्र, और 42 के आधे कितने होते हैं, 21। तो चूहा में पाए जाते हैं 42 गुणसूत्र और इसके आधे जो हैं जोड़े में 21 गुणसूत्र। इसके बाद है कुत्ता, कुत्ता में होते हैं 78 गुणसूत्र, इसके आधे जो होते हैं 39 गुणसूत्र। इसके बाद बिल्ली, बिल्ली में होते हैं 38 गुणसूत्र और इसके आधे 19 गुणसूत्र, जोड़े में जो होते हैं 19। इसके बाद जो है सेब, तो सेब में होते हैं 34 गुणसूत्र, 34, और इसके आधे जो होते हैं 17 जोड़े में पाए जाते हैं और मैन पाए जाते हैं 34 गुणसूत्र। इसके बाद धान, धान में होते हैं 24 गुणसूत्र और 24 के आधे जो होते हैं युग्मक जोड़े में 12 गुणसूत्र। इसके बाद अपना जो मक्का है, तो मक्का में होते हैं 20 गुणसूत्र और इसके जो जोड़े में होते हैं वो कितने, 10 गुणसूत्र। इसके बाद जो आलू होता है, आलू में होते हैं 48 गुणसूत्र, आलू में कितने होते हैं, 48 गुणसूत्र। 48 के आधे कितने होते हैं जोड़े में, 24 गुणसूत्र। इसके बाद ज़्यादातर जो पूछा जाता है मेन रूप से कि तितली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो तितली में पाए जाते हैं 380 गुणसूत्र। तितली में कितने, 380 गुणसूत्र। इसके आधे जो जोड़े में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 190 गुणसूत्र। लास्ट है अपना प्याज, तो प्याज में जो पाए जाते हैं वो होते हैं 32 और 32 के आधे कितने होते हैं, 16। ये दिए हैं सारे जोड़े में, ये जोड़े में पूछे जाते हैं। ये मैन कितने हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग कई लोग
कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं कि जोड़े में पूछा है कि मैंने पूछा है। अगर जोड़े में पूछे कि कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो ए हैं, और कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो ए हैं। हमने आप लोगों को आज 4 क्वेश्चन समझाए हैं। उम्मीद है चारों आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना, ध्यान से समझना, तो आप लोगों को चारों समझ में आएंगे। और अगर आप लोगों को हमारे चारों क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।